हेलो बच्चों, सभी को राधे राधे। रिद्धि सिद्धि फिजिक्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि हम रे ऑफ ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाशिकी कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की बात कर रहे हैं और इसमें मैंने परावर्तन वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट करवा दिया है। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो कंप्लीट करवा दिए हैं। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन हम बात कर रहे हैं। जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे वो जाकर देख लें, जिसमें अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन का कारण क्या है, कौन सा माध्यम सघन होगा, कौन सा विरल होगा, ठीक है, कब अभिलंब की ओर प्रकाश किरण झुकेगी, कब दूर हटेगी, वो सारी बातें हमने बता दी थी। और निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, इस वाले सेशन में आगे स्टार्ट करते हैं कि अपवर्तनांक का जो मान है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, और उसके बाद एक आयताकार स्लैब की आयताकार कांच की स्लैब है, उससे प्रकाश का जब अपवर्तन होगा तो वहां पर किस प्रकार से पार्श्व विस्थापन मिलने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं एक न्यूमेरिकल्स उठाएंगे। ठीक है, वो न्यूमेरिकल्स आप ध्यान से देखिएगा, उससे पहले कुछ बेसिक उसके फार्मूले वो आप देखिएगा। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि जो अपवर्तनांक होता है, ठीक है, यानी अपवर्तनांक n, ठीक, जब अपवर्तनांक n होता है वो चाल के, प्रकाश की चाल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, सबसे अधिक होगी। जैसे कि वायु निर्वात में होता है कितना, 3 गुना में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जैसे प्रकाश किरण मान लो पहले माध्यम से किस में जा रही है, दूसरे माध्यम में जा रही है। ठीक, और ये आपकी आपतित किरण होगी, अपवर्तित किरण होगी और ये अभिलंब हो गया। तो यहाँ के लिए अगर हम देखें n, तो मैंने कहा था 1 कहाँ आएगा, 2 कहाँ आएगा, तो हम पहले से कहाँ जा रहे हैं, दूसरे में, तो n12 होगा। इसी n12 को हम क्या लिख सकते हैं, n21 भी लिख सकते हैं। इसी को हम रेशो में क्या लिखेंगे, n2/n1। और इसका पढ़ने का तरीका क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो यही वाला हमने यहां पर उठाया n2/n1। इसी को हम अगर चाल के रूप में लिखें, रेशो के रूप में, तो अपवर्तनांक चाल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इस वजह से जहां n2 है वहां क्या आएगा, v1 आएगा, और जहां n1 है वहां पर क्या आ जाएगा, आपका v2 आ जाएगा। इसी के साथ एक प्रभावित करने वाला कारक आप ध्यान रखिएगा, प्रकाश का रंग। और प्रकाश का रंग डिपेंड करता है किसके ऊपर, तरंग दैर्घ्य के ऊपर। बेजानी हैप्पी नाना विबग्योर, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है, लाल का, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, बैंगनी का। तो जिसका तरंग दैर्घ्य यानी प्रकाश का रंग हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रकाश के रंग यानी किसकी बात हो रही है, तरंग दैर्घ्य। तो जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है वो तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तरंग दैर्घ्य अगर अधिक है तो उसके लिए अपवर्तनांक का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो इसी में अगर तरंग दैर्घ्य देखें तो जिस प्रकार से v जो है, ठीक, अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती, तो तरंग दैर्घ्य भी तो अपवर्तनांक के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वहां पर भी क्या आएगा आपका λ1 में λ2। ठीक है, यहां से ध्यान रखिएगा कि प्रकाश किरण है, मान लो एक बैंगनी प्रकाश किरण, कौन सी है, बैंगनी, और एक आपकी लाल प्रकाश किरण है। ठीक, ये किसी माध्यम में जा रही है, किसी माध्यम के अंदर से ये गुजरती, ठीक है, यहां से गुजरी और यहां से भी गुजरी। मान लो बैंगनी रंग के लिए इसका जो अपवर्तनांक है वो n भी मान लिया, और लाल रंग के लिए इसका अपवर्तनांक क्या मान लिया, nr मान लिया। इस माध्यम के अंदर लाल रंग का जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो vr हो गया, और इस माध्यम के अंदर बैंगनी प्रकाश किरण का जो स्पीड है वो हमने क्या मान लिया, nv मान लिया। ठीक, सॉरी v यानी वेलोसिटी, ठीक, और ये v यानी वॉयलेट हो गया बैंगनी के लिए। तो आपका क्वेश्चन ये है कि जब एक बैंगनी प्रकाश किरण और एक लाल रंग की प्रकाश किरण किसी माध्यम के अंदर से गुजारी जाती है, तो बताइए कौन सी प्रकाश किरण के लिए माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा, ठीक, और कौन से प्रकाश किरण की चाल उस माध्यम में अधिक होगी। ठीक, क्वेश्चन क्या है हमारा,
कि बैगनी प्रकाश किरण को, लाल प्रकाश किरण को किसी माध्यम के अंदर से गुजारा जाता है, तो बताइए किस प्रकाश किरण के लिए अपवर्तनांक अधिक होगा। तो सबसे पहले तो अपवर्तनांक देख ले कि बैगनी के लिए अपवर्तनांक अधिक होगा या लाल के लिए। तो यहां देखो कि बैगनी रंग का जो आपका बेजानी है पीनाला, ठीक है, बैगनी, और यहाँ बीच में क्या होता है लाल, ये साथ होता है, ये फर्स्ट नंबर पे आती है, लास्ट के 7 नंबर पे बेजानी है पीनाला विज्ञो। बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो मिनिमम होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है मैक्सिमम होता है, जानते हो क्या। अब जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा तो चूंकि तरंगदैर्घ्य और अपवर्तनांक एक दूसरे के क्या होते हैं व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसका मतलब जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक उसके लिए उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा कम। इसका मतलब जो अपवर्तनांक है वो भी किसका, लाल रंग के लिए वो कम होगा और बैगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा। तो पहला का तो आंसर ये हो गया कि बैगनी और लाल में से किस प्रकाश किरण के लिए उस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा। तो जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी उस प्रकाश किरण के लिए माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा ज्यादा होगा, और तरंगदैर्घ्य किसकी कम है बैगनी की, इसलिए बैगनी प्रकाश किरण के लिए उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा अधिक होगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला आंसर। अब उस माध्यम में किसकी चाल अधिक होगी, कौन पहले निकलेगा उस माध्यम से, बैगनी प्रकाश किरण या लाल प्रकाश किरण अधिक निकलेगा। तो देखो अपने को पता है कि जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है, यहाँ पर हमने देखा कि जो अपवर्तनांक है वो चाल के क्या है व्युत्क्रमानुपाती, यानी जिस प्रकाश किरण के लिए उस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उसमें उस माध्यम में उस प्रकाश किरण की चाल अधिक होगी। तो लाल और बैगनी में से दोनों में से किस प्रकाश किरण के लिए उस माध्यम का अपवर्तनांक कम है। तो हमने क्या देखा लाल के लिए कम है, और लाल के लिए कम क्यों है क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य क्या है ज्यादा, और तरंगदैर्घ्य ज्यादा होने से अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ा, ये अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक कि जो अपवर्तनांक होता है वो प्रकाश के रंग यानी तरंगदैर्घ्य के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए जो स्पीड है लाल रंग का जो स्पीड होगा वो ज्यादा होगा और बैगनी रंग का स्पीड क्या होगा कम होगा। तो पहले उस माध्यम के अंदर से पहले कौन निकलेगा, तो पहले निकलने वाला जो प्रकाश किरण होगा वो लाल होगा, लाल पहले निकलेगा बैगनी उसके बाद में निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा ये वाला संबंध N2/N1 यानी जो अपवर्तनांक होता है वो चाल के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती, जो अपवर्तनांक होता है वो तरंगदैर्घ्य के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। इसी के साथ साथ जो अपवर्तनांक होता है वो घनत्व के क्या होता है समानुपाती, यानी जिसका घनत्व ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक भी क्या होगा ज्यादा होगा। भाई आपका वायु हो गया, आपका जल हो गया, कांच हो गया, हीरा, इन सब में से अधिक घनत्व वाला कौन होता है हीरा होता है, इसलिए हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है सबसे अधिक होता है। और इन चारों में से सबसे कम घनत्व किसका होता है निर्वात का, इसलिए निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे कम होता है, कितना होता है 1 होता है। ठीक, और अगली बात ये ध्यान रखना कि अपवर्तनांक जो होता है वो ताप के क्या होता है भैया व्युत्क्रमानुपाती। ताप बढ़ाओगे घनत्व कम होगा, घनत्व कम होगा अपवर्तनांक भी क्या होगा कम होगा, इसलिए ताप बढ़ाने पर उस माध्यम के अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो यहां से अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक और उन कारकों के आधार पर जो फार्मूले हैं वो आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो आपको ध्यान रखिएगा। ठीक, अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक नंबर 1 अपवर्तनांक को मैं कैसे दर्शा रहा हूं ऐसे, जो अपवर्तनांक होता है वो चाल के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। दूसरा कारक यहाँ पे देखिएगा जो अपवर्तनांक है वो घनत्व के क्या होता है समानुपाती। तीसरा कारक देखिएगा जो अपवर्तनांक है वो तरंगदैर्घ्य बोले तो क्या हो गया प्रकाश के रंग के क्या होता है प्रकाश के रंग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। और जो चौथा कारक है वो ध्यान रखिएगा जो अपवर्तनांक है वो माध्यम के ताप के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा।
एक आपका समानुपाती, बाकी तीनों के क्या है व्युत्क्रमण। तो आप बढ़ाओगे अपवर्तनांक कम होगा, जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक है उसके लिए अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। बेजानी हैप्पी नाला, प्रकाश में 4-7 तरह के कलर होते हैं, बेजानी हैप्पी नाला सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल का, इसलिए सब लाल रंग की प्रकाश किरण के लिए जो माध्यम का अपवर्तनांक है वो सबसे क्या होगा, कम होगा। ठीक, घनत्व जिसका अधिक होगा, डेंसिटी जिसकी अधिक होगी उसका अपवर्तनांक क्या होगा, अधिक होगा। और जिस माध्यम का अपवर्तनांक होगा ज्यादा उस माध्यम में प्रकाश की चाल होगी कम, इसलिए इस प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहां होती है, वायु या निर्वात में, क्योंकि वायु निर्वात के लिए अपवर्तनांक का मान सबसे कम होता है। कितना माना जाता है, वो 1 माना जाता है। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखिएगा। इसी आधार पर क्या फार्मूला बना था, n2 अपॉन n1। मान लो कोई प्रकाश किरण 1 से 2 में जा रहा है तो क्या आएगा, n2 अपॉन 1 से कहां जा रहा है, 2 में, तो क्या लिखेंगे, 1 से कहां जा रहा है, 2 में, 1 से कहां जा रहा है, 2 में। इसी को हम क्या लिखते हैं, n2 1, और इसी को क्या लिखते हैं, n2 अपॉन में n1। ठीक, और इसको पढ़ने का तरीका पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या हो गया, अपवर्तनांक हो गया। ठीक, और n2 अपॉन n1 मैंने कहा v1 अपॉन, इसको चाल के अनुपात के रूप में लिखो। तो चूंकि चाल तो अपवर्तनांक की क्या होती है, देखो जो चाल है वो अपवर्तनांक की क्या होती है, व्युत्क्रमण अनुपात। यानी n2 है तो यहाँ क्या आएगा, v1 आएगा, v2 मत लिखना, v2 लिख दिया, n2 v2, तो वो क्या हो जाएगा, समानुपाती। n2 है तो क्या आएगा, v1, और n1 है तो क्या आएगा, v2। उसी के बाद तरंगदैर्घ्य में क्या संबंध है, तो तरंगदैर्घ्य में क्या आएगा, तरंगदैर्घ्य भी व्युत्क्रमानुपाती है, तो जहां n2 है वहां पर आएगा λ1, और जहां n1 है वहां क्या आएगा, λ2। यानी चाल और तरंगदैर्घ्य तो हुआ समानुपाती, लेकिन अपवर्तनांक और तरंगदैर्घ्य क्या हुआ, व्युत्क्रमानुपाती। तो एक तो ये वाला फार्मूला ध्यान रखिएगा। इसके बाद, इससे पहले मैं पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको सापेक्ष अपवर्तनांक पढ़ाया था और बताया था कि अगर कोई प्रकाश किरण वाटर से ग्लास में जा रही है, कहां जा रही है, वाटर से ग्लास, ठीक, यानी जल से कहां जा रही है, कांच में जा रही है। तो चूंकि जो जल है वो कैसा होता है, रेयर मीडियम होता है कंपेयर टू ग्लास। ठीक है, जो जल होता है वो कैसा माध्यम हो गया, विरल हो गया, किसकी तुलना में, कांच की तुलना में। ठीक, और ये क्या हो गया, सघन। कब झुकेगा, कब दूर हटेगा, उसका क्या कॉन्सेप्ट समझाया था पिछले वीडियो में, संविदा, सघन से विरल की होते, लेकिन ये तो विरल से कहां जा रहा है, सघन, तो ये तो अभिलंब की ओर झुकेगा। संविदा, सघन से विरल जा रहा है तो दा का मतलब क्या हुआ, दूर हटना, उसका जस्ट ऑपोजिट, विरल से प्रकाश किरण कहां जा रही है, सघन में, तो अभिलंब की ओर क्या हो गई, झुक गई। मैंने कहा इसके लिए अपवर्तनांक कैसे लिखोगे, तो n कहां से जा रहा है, W से, तो W आगे आएगा, किस में जा रहा है, ग्लास में, तो ग्लास कहां आगे पीछे आ जाए। इसी को लिखने का तरीका क्या, मान लो इस जल के अंदर, वाटर के अंदर उसकी चाल क्या हुई, VW, ग्लास के अंदर चाल क्या हुई, VG। तो मैंने कहा कि इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे, तो इसके लिखने के तरीके GW। पढ़ने का तरीका क्या है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तन, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं Ng अपॉन में Nw। अब आगे कुछ भी नहीं है तो भी अपने को ध्यान रखना, जहां आगे कुछ भी नहीं है तो ये कांच का अपवर्तनांक है और ये जल का अपवर्तनांक है, लेकिन किसके सापेक्ष, तो जहां कोई माध्यम नहीं हो वहां क्या होगा, एयर होगा, तो यहाँ पर A लगा सकते हैं, यहाँ पर A लगा सकते हैं, तो ये हो गया। और चूंकि NGA और ये हो गया NWA बराबर, यहां पर जो चाल दिया हुआ वाटर के अंदर, ठीक है, वो VW और यहाँ क्या है, VGA, तो यहाँ तो आ जाएगा आपका VW और ये क्या हो गया आपका VG। ये आपका फार्मूला तैयार हो गया। न्यूमेरिकल कैसे आ गया, न्यूमेरिकल सुनो जल्दी से ध्यान से, एक प्रकाश किरण जल से कहां जा रही है, कांच में जा रही है, सेम इसी के लिए, ठीक है, जल से कहां जा रही है, कांच में जा रही है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है भैया, जल का अपवर्तनांक कितना बताया था मैंने, जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। कांच का कितना होता है भैया, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, इसको NW लिख सकते हैं और इसको हम क्या लिख सकते हैं, NG, और इसके आगे कुछ नहीं, मतलब ये एयर की, ठीक ठीक। और कांच का कितना होता है 1.5। अब इसको रेशो में लिखना, अनुपात में लिखना, तो कैसे लिखेंगे, क्या हम 1.33 को 4/3 लिख सकते हैं क्या,
डिवाइड करके देखो 3 एकम 3 कितना बचेगा 1.3 और क्या हम 1.5 को भिन्नात्मक रूप में, ठीक है, रेशो के रूप में क्या हम इसको 3/2 लिख सकते हैं, है ना, 3.2 लिख सकते हैं, ठीक है। और अपवर्तनांक मात्रकहीन और विमाहीन राशि है, लास्ट वीडियो में बताया। तो साथ ही साथ में ये भी सुन लो कि अपवर्तनांक जो है वो अदिश राशि, कैसी राशि है, अदिश है, ठीक है, इसमें दिशा का कोई रोल नहीं। तो ये हो गया, ये ठीक है, ये आ जाएगा, ये भिन्नात्मक रूप में हो गया। अब आपका क्वेश्चन ये है कि एक प्रकाश किरण कहां वाटर से यानी जल से कहां जा रही है, ग्लास में जा रही है यानी कांच में जा रही है। और अगर जल का अपवर्तनांक यानी NW बराबर आपको दे दिया 4/3 और कांच का अपवर्तनांक नहीं भी दे तो भी आपको याद रखना, अभी तो फिलहाल दे रहा हूं कांच का अपवर्तनांक, तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी इसके आगे क्या है, वायु। कांच का अपवर्तनांक कितना है, 3/2 है। अगर जल के अंदर उस प्रकाश की चाल मान लो 3 गुणे में 10⁶ मीटर पर सेकेंड, तो बताइए कांच के अंदर उसकी चाल क्या होगी, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ, ये हमने फार्मूला लगाया हुआ है। कांच का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ, कांच का देखो कितना 3/2, तो यहां रखा हमने 3/2। जल का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ, 4/3, नहीं देते तो भी अपने को याद रखना है, ठीक, कितना है 4/3 बराबर VW, जल के अंदर उसकी चाल कितनी दी गई है, तो 3 गुणे में 10⁶ मीटर पर सेकेंड। और किसके अंदर निकालना आपको, कांच के अंदर उसकी चाल कितनी होगी, तो उसको हमने Vg से रिप्रेजेंट कर दिया। Vg का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना। इसको सॉल्व करेंगे पहले, ठीक। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे हम, ये वाला, तो ये वाला तो हो जाएगा आपका 3/2, भागफल को काय में चेंज कर रहा हूं, गुणनफल में, तो 4/3 का क्या हो जाएगा 3/4 होगा, ठीक। और बराबर में ये कितना बचा, 3 गुणे में 10⁶, ठीक, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और यहाँ क्या हो गया आपका V। इसको सॉल्व करो, 3 × 9 हो गया, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, 3 गुणे में 10⁻³ कितना 6 मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया आपका Vg। तो यहाँ से Vg निकालो, तो Vg बराबर यानी ग्लास के अंदर उस लाइट का जो स्पीड होगा Vg बराबर, तो ये हो जाएगा आपका 8 होता जाएगा, 3 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा आपका बटे में कितना, इधर जाएगा आपका 8 और इधर कितना हो जाएगा 9, ठीक है, 9 इधर आ गया 8 हो जाएगा, ठीक। 3 एकम 3, 3 × 9 कितनी बार गया, 3 बार। और Vg बराबर कितना आया, ये 8/3 और गुणे में कितना हो गया 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इसको डिवाइड करके देख लो कितनी बार जाएगा ये, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, है ना, तो ये यार 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना बचा 2, भाग में जाओ उसकी 2 हो जाएगी, और ये हो जाएगा फिर 3 छंग कितना हो गया 18, 19, फिर 3 छंग कितना हो गया 18, ऐसा। और इसको अपन हटाया, ठीक है, तो ये आएगा आपका लगभग कितना आएगा 2.6 इंटू में 10 की पावर कितना 6 मीटर पर सेकेंड। यानी वो जल से कहाँ जा रहा है, ग्लास में जा रहा है। तो जल से ग्लास में जाने पर उसका स्पीड अपने को पता है, जल कैसा है विरल, और कांच कैसा सघन है, यानी उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो स्पीड उसका कितना था 3 गुणे में 10⁻6, और यहाँ कितना रहा 2.6 गुणे में 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको यहाँ से पॉइंट हटा के भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने देख लिया कि जब ये जल से कांच में जा रहा, विरल से सघन में जा रहा, तो उसकी चाल में क्या होती है, कमी होती है। जब भी कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी तो उसकी चाल में कमी होगी। तो इस प्रकार से अगर न्यूमेरिकल्स आता है तो आपको फार्मूले ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो मान है ये भिन्नात्मक रूप से आप ध्यान रखिएगा कि कांच का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो 3/2 होता है भिन्नों में, और वैसा अगर देखें तो कितना होता है 1.5 होता है। और जो जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, ये निरपेक्ष का मतलब वायु के सापेक्ष, वो कितना होता है, वो होता है आपका 1.33, और 1.33 को हम अनुपात में कैसे लिखेंगे 4/3, 1.5 को हम अनुपात में कितना लिखेंगे 3/2। तो ये मान दिया हुआ हो तो अच्छी बात है, नहीं दिया हो तो आपको कांच का और आपका जो वाटर है ग्लास का, वाटर है जल का, उसका आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक याद रखना, ठीक। चलो आगे स्टार्ट करते हैं हम।
ये हो गया अपवर्तनांक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का अपना जो मेन आपके टॉपिक्स थे वो मैंने आपको कवर करवा दिए। ठीक, इसमें से आएगा बोर्ड एग्जाम में से कोई भाग नहीं आएगा। आइए बात करते हैं पार्श्विक विस्थापन, यानी कांच की आयताकार जो स्लैब है, एक कांच का आयताकार गुटका है, ठीक है, कांच की आयताकार स्लैब से अपवर्तन, ठीक, एक कांच का हमने आयताकार स्लैब ले लिया जिसकी मोटाई कितनी मान ली हमने, टी मान लिया। इसके ऊपर एक हमने अभिलंब खींच दिया, ये अभिलंब हो गया क्योंकि ये कांच है, इसके बाहर क्या है, वायु, और इधर भी क्या है, वायु। एक प्रकाश किरण यहां पर हमने आपतित कर दी, तो ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका Q, और ये हो गया आपतन कोण I। आपतन कोण क्या हो गया, I। अब वैसे तो इस प्रकाश किरण को क्या था, सीधे जाना था, ठीक है, ऐसे सीधे निकलना था इसको, इधर वायु, लेकिन अपवर्तन होता है क्योंकि यहाँ वायु और यहाँ कांच से माध्यम बदल गया, अपवर्तनांक बदल गया, चाल बदल जाएगी, और अपवर्तन होने के कारण चूंकि ये विरल है, वायु क्या है, विरल है, और ये कैसा माध्यम है, सघन है, और सविदा, तो ये तो विरल से कहाँ जा रहा है, सघन में, इसका मतलब ये अभिलंब की ओर झुकेगी, तो ये जो अभिलंब है इसकी ओर ये झुक जाएगी, और अभिलंब से झुकते हुए यहाँ आएगी, तो ये देखो अभिलंब की ओर झुक गई, और ये हो जाएगा इसका, इस वाले पृष्ठ के लिए हो जाएगा ये अपवर्तन कोण R1। क्या नाम दे दिया इसका, R1, ठीक। तो ये तो आपतन कोण हो गया I, और ये वाला जो अपवर्तन कोण है ये हो गया आपका R1। अब इसके ऊपर अभिलंब खींचना है, तो इसके ऊपर भी हमने क्या खींच दिया, एक अभिलंब खींच दिया, ये भी अभिलंब, एक ये अभिलंब हो गया। लेकिन इस बार जो प्रकाश किरण है वो सघन से कहां जा रही है, विरल में जा रही है। तो याद करो ट्रिक क्या था, सविदा, यानी सघन से विरल जाएगा तो अभिलंब से क्या होगा, दूर हटेगा, तो अभिलंब से दूर हटकर ये जो प्रकाश किरण है ये अभिलंब से दूर हटकर इस प्रकार से ऐसे चली जाएगी, और ये हो जाएगा R2, और ये हो गया आपका निर्गत कोण हो जाएगा E। अब ये कौन सी प्रकाश किरण हो गई, ये हो गई आपतित किरण। कौन सी है ये, आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ा दिया। और ये कौन सी किरण हो गई, निर्गत किरण हो गई, ये हो गया निर्गत किरण। और आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की ये जो लंबवत दूरी है, कैसी दूरी है ये, लंबवत दूरी, इसी को कहा जाता है पार्श्विक विस्थापन। क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। तो वो आपसे कहेगा कि भैया कांच के आयताकार स्लैब के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को सचित्र समझाइए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रकार से एक चित्र बनाएंगे, एक आयताकार स्लैब लेंगे, इसके बाहर की ओर तो वायु हो गया जो कि विरल है, अंदर क्या है, कांच है, तो कैसा माध्यम हो गया, ये सघन माध्यम हो गया। एक प्रकाश किरण P से Q तक आपतित कर रही है, ठीक है, फिर वो विरल से कहां जा रहा है, सघन में अभिलंब की ओर झुक के Q से किधर की ओर चला जाएगा, R की ओर चला जाएगा, और फिर दोबारा इसका अपवर्तन होगा। तो ये आपका सघन से कहां, वायु में जा रहा है, सघन से विरल में जा रहा है, सविदा अभिलंब से दूर हट के RS हो गया आपका। तो इस तरह से ये आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाया, और ये निर्गत किरण, तो हम क्या देखते हैं कि जब भी किसी प्रकाश किरण को आयताकार स्लैब पर आपतित किया जाता है तो उसका 2 बार अपवर्तन होता है, ऐसा आपको लिखना है चित्र बनाने का। कैसे हुआ 2 बार अपवर्तन, एक तो इस वाले पृष्ठ से हुआ, वायु से कहां पर हो रहा, कांच में, और फिर उसके बाद कांच से कहां हो रहा है, वायु में, यानी विरल से सघन और सघन से विरल। एक बार तो यहां अपवर्तन हुआ और एक बार यहां अपवर्तन हुआ, ये आपका अपवर्तक पृष्ठ हो गया, ये आपका क्या हो गया, अपवर्तक पृष्ठ हो गया। तो इस प्रकार से चित्र बना के सबसे पहले हम लिखेंगे कि भैया कांच के आयताकार स्लैब के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को समझाया गया है। जब प्रकाश किरण को कांच के आयताकार स्लैब के किसी एक पृष्ठ पर, अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित किया जाता है, ठीक है, तो इसका 2 बार क्या होता है, अपवर्तन होता है। ब्रैकेट के अंदर लिख देना, वायु से कांच में और कांच से वायु।
इस स्थिति में क्या होता है कि जो आपतित किरण है और जो निर्गत किरण है, ये तो आपकी कौन सी किरण हो गई आपतित, और ये कौन सी किरण होगी निर्गत किरण। भैया ये आपतित तो किरण है, अपवर्तित नहीं, यही आपतित किरण था, इसी आपतित किरण को हमने आगे की ओर बढ़ा दिया। अपवर्तित तो ये रहा आपका, Q से क्या हो गया R, और RS क्या हो गया निर्गत हो गया, PQ क्या हो गया आपतित हो गया, PQ आपतित किरण। और यही तो आपतित किरण था जिसको हमने किधर की ओर बढ़ा दिया, आगे की ओर बढ़ा दिया। जो आपका QR है वो कैसा हो गया, अपवर्तित किरण हो गया, ठीक। और जो आपका RS है, RS वो कैसा हो गया आपका निर्गत किरण हो गया, ठीक। तो इस स्थिति में क्या देखा गया कि जो आपतित किरण है और जो निर्गत किरण वो परस्पर एक दूसरे के समांतर हो जाती है। कैसे हो जाती है, समांतर हो जाती है। और समांतर होने से क्या होगा कि ये जो आपका ये वाला जो कोण है ये, ठीक है, जो कि कैसा कोण है, आपतन कोण है, ठीक है, आपतन कोण। और ये कौन सा कोण है आपका, निर्गत कोण है, निर्गत कोण। तो ये आपतन कोण और ये निर्गत कोण, ठीक है, ये समांतर होने के कारण ये जो आपतन कोण है और ये निर्गत कोण है, ठीक है, ये ऐसे समांतर हो गए। ये देखो ये हो गया और ये हो गया, ठीक। यानी एक प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, एक प्रकाश किरण ऐसे जा रही है। इसके ऊपर आपने ऐसे खींच दिया, इसके ऊपर ऐसे खींच दिया, ठीक। ये वाला जो अभिलंब है ये आपका क्या हो गया, आई हो गया यहाँ पे, और एक ये वाली समांतर किरण और एक ये वाली समांतर किरण और इसके ऊपर, ठीक। ये दूसरा जो है आपका, एक तो ये हो गया, ठीक, इस अभिलंब को यहाँ से यहाँ तक बता दिया, और एक ये वाला जो है इसके ऊपर हमने खींचा, ठीक है। तो एक ये वाला जो एंगल है आपका, ये वाला, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया। तो इस तरह से ये हो गया, ठीक, ये वाला एंगल और ये वाला आपतन, और ये हो गया आपका निर्गत हो गया, ठीक। तो जब दो परस्पर समांतर रेखाओं के बीच में इस प्रकार से समांतर रेखाएं खींच के जब कोण बनाया जाता है, तो ये वाला जो कोण है ये इस वाले कोण के क्या हो जाता है, बराबर होता है, ठीक। तो इस वजह से जो आपकी आपतित किरण है और जो निर्गत किरण वो परस्पर एक दूसरे के समांतर हो जाएगी, और इसके समांतर होने से क्या होगा कि जो एंगल है आई वो एंगल ई के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना, एंगल आई बराबर एंगल ई, यानी आपतन कोण जो है वो निर्गत कोण के क्या हो जाएगा, बराबर। और रही बात आपकी ये वाली, इस वाले एंगल की, कौन सा, ये R1 और R2, तो ये तो देखो एकांतर कोण बना रहा है। क्या बना रहे हैं, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण बना रहा है, क्योंकि R1 और R2 ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, अगर कांच के आयताकार स्लैब के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को समझाना है तो इस प्रकार से चित्र बनाकर हमको बताना पड़ेगा कि जब भी कोई किसी प्रकाश किरण को कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किया जाता है तो उसका दो बार अपवर्तन होता है, वायु से कांच में और कांच से वायु में। इस स्थिति में जो आपतित किरण है और जो निर्गत किरण वो परस्पर एक दूसरे के समांतर हो जाती है, जिससे आपतन कोण निर्गत कोण आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यहां तक आपको लिखना है, ठीक। अब वो अगर आपसे पूछे कि पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं या पार्श्व विस्थापन किसे कहते हैं, तो उसका डेफिनेशन आप सुनिएगा, और ये काफी खास है, पूछा भी जाता है एक नंबर में, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि जब किसी प्रकाश किरण को कांच के आयताकार स्लैब में से गुजारा जाता है तो जो आपतित किरण है और निर्गत किरण है उनके बीच की कैसी दूरी, इस लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना कि कांच के आयताकार स्लैब के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन जब करवाएंगे तो उसका किरण चित्र कैसे बनाना है, और इसमें आपतन कोण और जो निर्गत कोण उसमें क्या संबंध होता है, दोनों बराबर होते हैं। और इसी से अपने को सीखना है कि इसी से पार्श्व विस्थापन, ये पार्श्व विस्थापन की परिभाषा क्या रहेगी, आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य की कैसी दूरी, लंबवत दूरी, ये ध्यान रखिएगा ना, दूरी नहीं बोलना, कैसी दूरी बोलना, लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, ठीक। अब देखिएगा, एक ये भी ध्यान रखिएगा, एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में ये वाला भी पूछा जाता है, अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं,
अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, तारे का टिमटिमाना, है ना। आपसे पूछा जाएगा तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक। दूसरा ध्यान रखिएगा कि जल से भरे पात्र में, जल से भरे पात्र में, ठीक है, डूबी हुई छड़ का मुड़ा हुआ प्रतीत होना। आपने जल का एक पात्र ले लिया, इसमें किसी छड़ को आपने डाला तो इसका भाग क्या है, मुड़ा हुआ प्रतीत होगा। वो भी किसके कारण, अपवर्तन के कारण। जल के किसी पात्र में जब किसी छड़ को अंदर प्रवेश किया जाता है तो जो जल के अंदर डूबा हुआ जो भाग है वो आपको कैसा दिखाई देगा, मुड़ा हुआ दिखाई देगा। वो भी किस घटना के कारण होता है, अपवर्तन के कारण। नंबर 3, सूर्योदय से पहले, सूर्योदय वास्तविकता में हुआ नहीं लेकिन उससे पहले, और सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त तो हुआ नहीं, सूर्यास्त तो हो गया लेकिन उसके बाद भी आपको क्या दिखाई देता है, सूर्य दिखाई देता है, सूर्य दिखना। ठीक। तो सूर्योदय से पहले, वास्तविकता में सूर्योदय होता नहीं लेकिन उससे 2 मिनट पहले आपको सूर्य दिखाई देगा, और सूर्यास्त के बाद यानी सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद भी आपको सूर्य दिखाई देगा। यह किस घटना के कारण होता है, तो यह अपवर्तन के कारण होता है। चौथा देखिएगा कि जल के पात्र में किसी सिक्के को, ये पेंदी पर अगर कोई सिक्का रखा हुआ, इसके तल पे, इसके तल में कोई सिक्का रखा हुआ है और यहां से अगर कोई विरल माध्यम से कोई प्रेक्षक उसको देखेगा तो वह सिक्का उसको यहां दिखा हुआ प्रतीत होगा। ठीक। मान लो जल का अपवर्तनांक कितना है, n है, इसकी जो वास्तविक गहराई है वो वास्तविक गहराई कितनी है, h है, और जो प्रेक्षक यहां से उसको देख रहा है उसको ये कहां पर दिखाई दे रहा है, h डैश। तो h तो क्या हो गया, वास्तविक गहराई, और h डैश क्या हो गई, आभासी गहराई, और जल का अपवर्तनांक क्या हो गया, n। तो इनमें एक संबंध होता है, ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है न्यूमेरिकल्स में आ जाए। तो वो होता है माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर वास्तविक गहराई, क्या होता है, वास्तविक गहराई, और बटे में होता है आभासी गहराई, आभासी गहराई। वास्तविक गहराई क्या हो गया, तो वास्तविक गहराई तो हो गया h, और अपॉन में क्या हो गया, h डैश। तो जल के पेंदे में, जल से भरे हुए पात्र के पेंदे में रखा हुआ सिक्का है या कोई चीज है, जब प्रेक्षक उसको विरल माध्यम में से देखेगा तो अपवर्तन के कारण वह जो सिक्का है उसकी वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा। ठीक है। और मान लें कि इस जल का अपवर्तनांक कितना है, n है, उसकी जो वास्तविक गहराई थी वो कितनी थी, h है, लेकिन उसको दिखाई कहां दे रहा है, h डैश पे। तो बताइए अपवर्तनांक बराबर क्या सूत्र हुआ, वास्तविक गहराई अपॉन में आभासी गहराई। अब मान लो जल दे दिया आपको कि जल कोई जल है, तो जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, और अनुपात में बात करें तो 4/3। तो यहाँ पे जल का अपवर्तनांक रख दो आप 4/3, और उसकी वास्तविक गहराई आपको दे दी 5 मीटर है। कितना है, 5 मीटर। बताइए वो कितनी ऊंचाई पर आपको दिखेगा। ठीक है। और ये जो रहता है ये उसका विस्थापन हो जाता है, क्या हो जाता है, ये विस्थापन। तो यहां से अगर न्यूमेरिकल्स आता है तो इन तीनों में से अपवर्तनांक, वास्तविक गहराई बटे में आभासी गहराई। ठीक है। एक तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, और साथ ही साथ में आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों में से अगर कोई से भी 2 भौतिक राशि आपको मिल जाए तो आप तीसरी भौतिक राशि का मान क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक। इसी के साथ एक लास्ट अपन देखेंगे, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ठीक है। तो वो फटाफट मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें स्नेल का नियम यूज होगा, उतना डेरिवेशन इतना खास नहीं, केवल उसका जो फार्मूला वो आएगा खास, लेकिन आया कहां से वो आप एक बार देख लो कि मान लो कि कोई ये माध्यम फर्स्ट हो गया, माध्यम सेकंड हो गया, यहां से प्रकाश किरण यहां जा रही, ठीक है, यहां से यहां चली गई,
और मैंने कहा कि इसके लिए स्नेल का नियम लिखिए, तो ये तो हो गया आपतन कोण और ये हो गया आपका अपवर्तन कोण। आपने स्नेल का नियम लिखा, आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपातिक स्थिरांक होता है नियतांक होता है, जिसे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। लेकिन ये एक से कहा जा रहा है 2 में, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे यहाँ 2 लिखेंगे, इसी को हम 2 1 भी लिख सकते हैं। अब प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहता है कि यदि प्रकाश के मार्ग को उलट दिया जाए, ठीक है, तो हमने एक समतल दर्पण लगा दिया, समतल दर्पण से यह प्रकाश किरण जिस मार्ग से आया था उसी मार्ग से वापस क्या हो गया, लौट गया। और वापस जब जाएगा तो ये जाते हुए, ठीक है, लौटने के बाद इसके लिए जो आर है वो किसका काम करेगा, आपतन का। ध्यान रखिएगा ये वापस ऐसे जा रहा, मतलब इसको पलट दिया हमने, तो ये ऐसे जा रहा है, पलटने के, ये पलटने के बाद की स्थिति, ठीक है, ये आर हो गया और ये आपका क्या हो गया, आई हो गया। तो जरूरी नहीं कि आई हमेशा आपतन होगा, इस वाले के हिसाब से जब पलट दिया जाए तो ये ऐसे जा रहा है, तो ये आपके लिए अब क्या हो गया, आपतन कोण हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। पलटने के बाद ये आपतन कोण हो गया और ये बाहर जा रहा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण। और मैंने कहा इसके लिए स्नेल का नियम लिखा है ना, पलटने के बाद स्नेल का नियम क्या होगा, तो वो होगा आपका आपतन कोण की जा। लेकिन आपतन कोण तो इस बार क्या है आपका आर, तो यहाँ आर लिखा, अपवर्तन कोण क्या आई है, तो यहाँ हमने क्या लिखा आई, और 1 2 से कहां जा रहा, 1 में, तो 2 से कहां गया, 1 में, 2 से 1 में, ठीक, और ये वाला हो जाएगा n1 2। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, और जब दोनों को मिला के गुणा करेंगे तो ये गुणा करते हैं sin i अपॉन sin r, ये तो हो गया फर्स्ट, ठीक है, इधर फर्स्ट क्या है, इनटू में sin r अपॉन sin i बराबर में इसका n2 1 और मल्टीप्लाई में इसका क्या हो जाएगा n1 2, और sin r से sin r, sin i से sin i क्या हो गया, कैंसिल। तो हमने क्या देखा कि इस पूरे का n1 2 और n2 1 का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक, किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। तो बेटा ये ध्यान रखना, ये कहां से है, ठीक है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और अगर उसके मार्ग को पलट दिया जाए तो वह जिस मार्ग से आता है उसी मार्ग से वापस लौट जाता है, जिसे कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। और प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा कि अगर प्रकाश 1 से 2 में जा रहा, ठीक, और 2 से फिर वापस 1 में जा रहा, तो n1 2 और n2 1 का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, 1। और यहीं से हम निकाल सकते हैं, यहां से हम निकाल सकते हैं n1 2 बराबर, इसको अपॉन में ले जाओ तो ये हो जाएगा n2 1, ठीक, ये वाला। और यहीं से आप चाहो तो n2 1 बराबर हो जाएगा n1 अपॉन n और 1 2 हो गया। क्वेश्चन कैसे देगा वो कि मान लो आपको दे दिया, ये दे दिया, ठीक, कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 2/5, कितना है, 2/5। बताइए कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना होगा, ये उल्टा करके पूछ लो, ठीक। तो इसका मतलब तो क्या हुआ, NW NG का मतलब, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं G और W, और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका W और G। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहता है कि NGW, ठीक, और इसी से अगर आपको NGW कितना दिया 2/5, और पूछा क्या उसने कि W और G पूछा, मतलब सापेक्ष अपवर्तनांक परिवर्तित हो गया, तो ये होगा आपका NWG बराबर 1 अपॉन NGW, ये हो गया, ठीक, उसी वाले फॉर्मूले से। और इसको रखेंगे हम 1, और ये कितना दिया GW 2/5, तो 2/5, और ये उल्टा होके कितना हो जाएगा 5/2। इसका मतलब यहां से यह निष्कर्ष निकालो आप कि अगर जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 2/5 है तो कांच के सापेक्ष जल का कितना होगा, तो उल्टा करना है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, ठीक है, उत्क्रम करना आपको उल्टा करना है, ठीक है, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो वो क्या होगा, अगर जल के सापेक्ष कांच का 2/5 तो कांच के सापेक्ष जल का कितना होगा, तो 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा आपका प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, ठीक।
इस वाले सेशन में हमने पढ़ लिया अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अपवर्तनांक पर आधारित कुछ मुख्य घटनाएं जो कि ऑब्जेक्टिव में बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तारे का टिमटिमाना, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना, ठीक है, जो वस्तु है उसकी वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई प्रतीत होना, डूबी हुई छड़ का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, ये सारी घटनाएं अपवर्तन पर क्या है, आधारित है। ठीक, अब लास्ट एक इंपॉर्टेंट की आपको गोल्डन की पॉइंट बताने जा रहा हूं, वो ध्यान से आप सुनिएगा। ठीक, प्रकाश के परावर्तन में, किसमें, परावर्तन, तो प्रकाश के परावर्तन में ऐसा क्या, और उसी माध्यम में वापस रुक गया। प्रकाश के परावर्तन में अगर आपतित किरण की आवृत्ति कितनी है, न्यू है, तरंगदैर्घ्य कितना, लैम्डा, और इसका जो चाल है वो कितना, v है, तो परावर्तित प्रकाश किरण की आवृत्ति भी न्यू रहेगी, तरंगदैर्घ्य लैम्डा रहेगा, चाल कितनी, v रहेगी। ठीक है, आवृत्ति में, तरंगदैर्घ्य में, चाल में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कौन सी घटना में, प्रकाश के परावर्तन में। ठीक, और केवल तीव्रता क्या होगी उसकी, केवल तीव्रता में कमी होगी। ठीक, ये ध्यान रखना। ठीक, और ये किसमें होता है, परावर्तन में। अगर कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, तो ये आपका क्या हो गया, प्रकाश का अपवर्तन। तो क्या प्रकाश के अपवर्तन में किसमें परिवर्तित होगा, कौन सी राशियां परिवर्तित होगी, तो ध्यान से सुनिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन में क्या होगा कि माध्यम परिवर्तित होने से उनका अपवर्तनांक परिवर्तित होता है, अपवर्तनांक परिवर्तित होने से उनका तरंगदैर्घ्य परिवर्तित होता है, तरंगदैर्घ्य परिवर्तित होने से उनकी चाल परिवर्तित होती है। लेकिन जो चाल का सूत्र होता है, ठीक है, सॉरी, जो आवृत्ति का, लेकिन जो आवृत्ति का सूत्र होता है, तो आवृत्ति बराबर होता है, क्योंकि c बराबर क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा, यानी चाल बराबर वायु निर्वात में जो चाल होता है, ठीक है, वो होता है आवृत्ति और इंटू क्या हो गया, तरंगदैर्घ्य। अब यहां से अगर आवृत्ति निकाले तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, c अपॉन में क्या हो गया, लैम्डा। अब अगर आप तरंगदैर्घ्य बढ़ाओगे तो मान लो कि आपका चाल है, ठीक है, v बराबर, आप अगर तरंगदैर्घ्य बढ़ाया, आपने तरंगदैर्घ्य दुगना कर दिया, उसका चाल भी कितना हो गया, दुगना। लेकिन ये 2 से 2 अभी भी कैंसिल होने के बाद जो आवृत्ति है, यानी वेग और तरंगदैर्घ्य का, चाल और तरंगदैर्घ्य का जो रेशो, वो तो अभी भी क्या है, नियत है। तो बस यही आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश के अपवर्तन में चाल में क्या होगा, परिवर्तन होगा, चाल उसकी क्या होगी, परिवर्तित होगी, उसकी तरंगदैर्घ्य, ठीक है, तरंगदैर्घ्य भी क्या होगा, परिवर्तित होगी, उसकी तीव्रता में भी क्या होगी, तीव्रता भी उसकी क्या होगी, परिवर्तित होगी। ये तीनों राशियां क्या होगी, परिवर्तित होगी। लेकिन वो आपसे ये पूछेगा कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में से गुजरता है, या जब किसी प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है, तो कौन सी ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, वह कौन सी राशि है, वह राशि है आवृत्ति, प्रकाश की या प्रकाश किरण की आवृत्ति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, और कोई परिवर्तन क्यों नहीं होगा उसका कारण मैंने समझा दिया कि जो आवृत्ति है वो चाल और तरंगदैर्घ्य का क्या होता है, अनुपात होता है। अगर तरंगदैर्घ्य बढ़ाओगे तो चाल भी उसी अनुपात में क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन वहां गुणे से गुना कैंसिल होके आपका चाल और तरंगदैर्घ्य का जो अनुपात है, रेशो, वो अभी भी क्या है, नियत है। ठीक है, इस वजह से आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये काफी गोल्डन पॉइंट है, इनको आप ध्यान रखिएगा कि परावर्तन में जो आवृत्ति है, तरंगदैर्घ्य, चाल है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तीव्रता एक ऐसी राशि जो दोनों में क्या होती है, परिवर्तित होती है, और अपवर्तन में एक ही ऐसी राशि जिसमें परिवर्तन नहीं होगा, बाकी सब में परिवर्तन होगा। वो राशि कौन सी है, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब ऐसे मत सोचना कि आवृत्ति जो होता है वो तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वहां पर चाल क्या होती है, नियत, और यहाँ पर चाल क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। इस वजह से तरंगदैर्घ्य परिवर्तित होने पर भी आवृत्ति क्या होगा, नियत। क्यों, क्योंकि चाल भी उसकी क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। तो बताइए बेटा, पहला क्वेश्चन बताइए, अपवर्तन में वह कौन सी राशि है जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है।
ठीक है। और परावर्तन में वह कौन सी राशि है जिसका मान परिवर्तित होता है? तो अपवर्तन में वह राशि जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है वह है आपकी आवृत्ति, और अपरावर्तन में वह राशि जिसका मान परिवर्तित होता है वो है तीव्रता। बाकी इन तीनों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो ये आज का हमारे इतने सेशन में आज का ये जो अपवर्तन वाला टॉपिक था वो मैंने आपको समाप्त करवा दिया है। कल हम देखेंगे गोली पृष्ठ, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, उसके लिए अपवर्तन का समीकरण कैसे लिखेंगे, ठीक है। और इसके आगे फिर हम लेंस निर्माता पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, जो कि बहुत ही बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लगभग ये वाला चैप्टर हमारा समाप्ति की ओर है, ठीक है। आप देखते रहिए, पढ़ाई करती रहिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करिएगा ताकि आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूँ मेरे को भी ऐसा लगे कि आप वीडियो का फायदा उठा रहे हो, आप भी मेहनत कर रहे हो। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट की जानकारी मिलती रहे। और अपने दोस्त लोगों को भी वीडियो शेयर करना मत भूलना। सभी को शुभ रात्रि, जय श्री राधे राधे।